वेलकम स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस के 9वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस के कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये होमवर्क क्वेश्चन है। V ओवर F आपको दिया हुआ है M2R ओवर R, मतलब आपके पास मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिसकी एंट्रीज रियल नंबर से आ रही है और फील्ड आपको दिया हुआ है रियल नंबर, और ये आपको एक सेट दिया हुआ है 4 वेक्टर्स का। आपको चेक करना है कि ये जो सेट है वो आपका बेसिस होगा या फिर नहीं। ओके, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा बेसिस के लिए? सबसे पहले तो आप इसे Li चेक करेंगे और दूसरा लीनियर स्पैन इज इक्वल टू V आपको चेक करना है। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिए। सेकंड, अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो मैंने अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में पॉलिनोमियल को बहुत कम कवर किया था, इसलिए आज मैं पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, आपको दिया है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री n। तो इससे पहले ये वाला चीज को देख लेते हैं। देखिए, Pnx का मतलब क्या होता है? Pn का मतलब होता है पॉलिनोमियल लेता है आपको n डिग्री तक का। ओके, जैसे कि P3 हो गया। P3 का मतलब क्या होगा? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। 3 मतलब 3 डिग्री से ज्यादा का आपको पॉलिनोमियल नहीं लेना है। ओके, और सारी एंट्रीज आपकी फील्ड से आएगी जो आपका ये आपका जो देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसी प्रकार अगर आपका Px देता है, अगर n नहीं देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉलिनोमियल का डिग्री वो डिसाइड नहीं है, आपको उसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है। ओके, जैसे कि Px दे दिया तो a0 a1 इस तरीके से आपको x की पावर को कहीं रोकना नहीं है, चलते जाएगा आगे। क्लियर है? तो ये डिफरेंस होता है n और n नहीं होने का। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं, अप टू डिग्री n। और यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, अप टू डिग्री n का मतलब ये होता है कि n डिग्री तक के पॉलिनोमियल्स आपको लेने हैं, और पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n का मतलब होता है कि n डिग्री का ही पॉलिनोमियल आपको लेना है। तो ये आपको सबसे पहले तो एक होमवर्क है आपके लिए, जैसे कि तो चलिए यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चंस में आपको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी चेक करनी है। आपको ऑपरेशंस दिया हुआ है, वेक्टर एडिशन कंपोनेंट वाइज हो रहा है। देखिए, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड करना है, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ ऐड करना है। तो कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी आपका कोऑर्डिनेट वाइज हो रहा है। देखिए, आपका अल्फा सब में सिंपली मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये ऑपरेशन है आपका, और ये 2 आपके वेक्टर्स के कलेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अप टू n दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ डिग्री n। दोनों में बहुत अंतर है, आप इसको अच्छे से ट्राई कीजिए। और तो चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बेसिस या फिर नेचुरल बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। स्टैंडर्ड बेसिस होता क्या है? जैसे कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है r³ ओवर r, और ये आपके पास सेट में 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। वैसे ही आपका दूसरा सेट और ये तीसरा सेट है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को रोक के ये चेक कीजिए ये तीनों सेट्स बेसिस है या फिर नहीं। ओके, अब देखिए, ये तीनों जो सेट है वो सारे के सारे बेसिस है। और मैंने आपको एक और चीज पहले बताया था कि बेसिस जो है वो यूनिक नहीं होता। आपके पास एक वेक्टर स्पेस के लिए बहुत सारे बेसिस मिल सकते हैं। आप इसके आगे और बेसिस लिख सकते हो। एक ऐसा सेट ले लीजिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और जिसका लीनियर स्पैन इस वेक्टर स्पेस के बराबर हो, वो आपका बेसिस हो जाएगा। तो बेसिस बनना कोई यूनिक चीज नहीं है। देखिए, स्टैंडर्ड बेसिस में आपको ध्यान रखना है कि जो एंट्रीज होती हैं वो टपल में जो आप एंट्रीज लिखते हो ना, वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ओके, मतलब अगर आप स्टैंडर्ड बेसिस किसी सेट को बोल रहे हो तो मतलब उसके अंदर की जो एंट्रीज है उसमें 0 या 1 के अलावा कोई सा भी नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 2, -1, 3 ऐसे एलिमेंट, ऐसे नंबर्स आ गए, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर भी 1 और 0 के अलावा यहाँ पर 2, 3, 5, 6 इस टाइप के नंबर्स यूज हो रहे हैं, मतलब ये भी आपका स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होगा। ओके, ध्यान रखें ये चीज। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि एंट्रीज जो है वो 1 या फिर 0 ही होनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे स्टैंडर्ड बेसिस लिखा जाता है। जैसे कि ये आपका एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर है XYZ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एंट्री को आप 1 लीजिए, बाकी सारी एंट्रीज को 0 ले लीजिए। फर्स्ट एंट्री आपने 1 ले लिया, बाकी सारी एंट्रीज को 0 ले लिया। ऐसे ही सेकंड एंट्री को आप 1 लीजिए, बाकी सारी एंट्रीज को 0 ले लीजिए। और सिमिलरली आप थर्ड के लिए भी कीजिए। तो देखिए, ये जो आपका मिला है सेट S, इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड बेसिस, क्योंकि इसके पास जो एंट्री है वो सिर्फ 1 और 0 में है। ध्यान रखिएगा, 1 सिर्फ एक बार आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इस तरीके से ले लिया 1 1 0। ओके, ये नहीं ले सकते। जैसे कि ये वाला हमारा सेट, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में तो 1 एक बार है, बाकी सारी एंट्री 0 है, बट सेकंड में 2 बार 1 आ गया, फिर यहाँ पर 0 है, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि एंट्रीज 0 और 1 के अलावा कुछ और तो नहीं है।
तो ये दोनों डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए, बाकी सारी एंट्री 0, सेकेंड एंट्री 1 होनी चाहिए, बाकी सारी एंट्री 0, थर्ड एंट्री 1 होनी चाहिए और बाकी सारी एंट्री 0। तो इस तरीके से बेसिस लिखा जाता है, स्टैंडर्ड बेसिस को इस तरीके से लिखा जाता है, स्टैंडर्ड बेसिस या फिर नेचुरल बेसिस। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए कुछ इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं आर स्क्वायर ओवर आर और आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, दोनों के दोनों आपके बेसिस है, बट यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वेक्टर्स का सेट स्टैंडर्ड बेसिस होगा। तो देखिए आप जानते हो कि आर स्क्वायर ओवर आर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपका आर दे दिया है इसलिए। अब देखिए अगर मैं इसका स्टैंडर्ड बेसिस लिखूंगा तो ये इस तरीके से होगा, फर्स्ट एंट्री 1 बाकी सारी एंट्री 0, सेकंड में सेकंड एंट्री 1 बाकी सारी एंट्री 0, तो ये हो गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस है और ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज़। देखिए बेसिस तो दोनों है बट स्टैंडर्ड बेसिस आपका ये वाला सेट होगा। ओके, तो चलिए M2R का स्टैंडर्ड बेसिस हम लिखने के ट्राई करते हैं। देखिए M2R का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा आपका, एक्स वाई जेड टी सच दैट एक्स वाई जेड और टी कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। ओके, तो चलिए बेसिस लिखते हैं हम इसका। फर्स्ट एंट्री 1 बाकी सारी एंट्री 0, सेकेंड एंट्री 1 बाकी सारी एंट्री 0, थर्ड एंट्री 1 बाकी सारी एंट्री 0 और ये आपका फोर्थ। तो ये जो सेट है वो आपका हो गया स्टैंडर्ड बेसिस। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टैंडर्ड बेसिस किस तरीके से लिखा जाता है अब आप समझ चुके हैं अच्छे से। तो चलिए अब हम पॉलिनोमियल्स के सेट में देखते हैं कि बेसिस किस तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए ये आपका Rn(x) दे दिया है। R का मतलब क्या है कि एंट्रीज आपके रियल नंबर से आएंगे। आपके स्केलर्स कहाँ से लेने हैं, रियल नंबर से लेने हैं। आपके n डिग्री का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल है आपका। इसे ऐसा भी लिखा जाता है कई बार, Pn(x) पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ऑफ वेरिएबल x और यहाँ पर ऐसे r लिख दिया जाता है। ओके, तो ये r जो है वो पॉलिनोमियल के लिए, ध्यान दीजिएगा। ओवर r फिर बाद में बोला जाएगा आपको कि वेक्टर स्पेस के लिए फील्ड क्या है। ये पॉलिनोमियल्स के लिए स्केलर की बात कर रहा है, वो पॉलिनोमियल्स का स्केलर है। वेक्टर स्पेस के लिए अलग से फील्ड आपको बताएगा। ओके, तो चलिए ये आपका Rn(x) हो गया। तो मैं पहले R2x में आपको बताता हूँ कि बेसिस कैसे लिखा जाता है। जैसे ये हो गया R2x a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और तीनों कांस्टेंट है, उनकी चॉइस कहाँ से है, रियल नंबर से। ओके, तो देखिए आप करते क्या हो एक्चुअल में, जब आपको आर स्क्वायर का निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, जो स्केलर्स होते हैं, जो आर से जो एंट्रीज आती हैं उन्हें एक बार 1 और एक बार 0 पुट किया जाता है। यहाँ पर आर एंट्रीज कौन कौन सी है, a0 a1 a2। ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि x को 0 पुट कर देते हैं। x को 0 पुट नहीं करना है, सोचते हैं कि यहाँ पर x को आपको 0 1 पुट करना था, यहाँ भी x को 0 1 पुट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो एंट्रीज बिलोंग करती है उन्हें हमें फील्ड में बिलोंग करती है, उन्हें हमें 0 या फिर 1 पुट करना रहता है। यहाँ पर एंट्रीज क्या है आपका, a0 a1 और a2 है, तो आपको बारी बारी से a0 a1 और a2 को 0 और 1 पुट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम a0 को 1 पुट करते हैं, बाकी सारी एंट्रीज को 0 पुट करते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा 1। ओके, अगर मैं a1 को 1 पुट करता हूँ, बाकी सारी एंट्रीज को 0 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा x, और सिमिलरली a2 1 होगा और बाकी सारी एंट्रीज 0 होगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड बेसिस या फिर नेचुरल बेसिस। क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर मैं इसका बेसिस लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 1x x स्क्वायर x क्यूब अप टू x की पावर n। ये सेट आपका हो जाएगा बेसिस फॉर Rn(x). क्लियर है यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार ये चीज़ आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ कि यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं ऐसा आपको नहीं सोचना है। जो एंट्रीज आपकी रियल नंबर, जो आपकी एंट्रीज फील्ड में जाती है, उन्हें आपको 0 या फिर 1 पुट करना रहता है। यहाँ पर एंट्रीज a0 a1 और a2 है, यहाँ पर x y था। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए यहाँ पर एक ऑर्डर्ड बेसिस का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये आपके पास वेक्टर स्पेस दिया हुआ है आर स्क्वायर ओवर आर, ये आपका स्ट्रक्चर दे दिया। अब मैं अगर आपको इसका बेसिस लिखने के लिए बोलूँगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1 0 और 0 1, फर्स्ट एंट्री 1 सेकेंड एंट्री 0, फर्स्ट एंट्री 0 सेकेंड एंट्री 1, ये आपका हो गया बेसिस। ओके, मान लीजिए किसी ने
पहले फर्स्ट एंट्री को 0 लिख लिया, सेकंड एंट्री को 1 लिख लिया, उसके बाद फर्स्ट एंट्री 1 और सेकंड एंट्री को 0 किया, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड बेसिस है। देखिए आपने क्या किया, बस ये सेट के अंदर एलिमेंट्स को के ऑर्डर चेंज कर दिए, पहले इसे लिख लिया और बाद में फिर इसको लिख लिया, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड बेसिस है और ये भी आपका स्टैंडर्ड बेसिस है। ओके, बट स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑर्डर्ड वर्ड यूज हो रहा है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको पहले फर्स्ट एंट्री को ही 1 बनाना है, बाकी सारी एंट्रीज को 0 लेना है और उसके बाद ही आपको बाकी आगे का प्रोसेस करना है। तो जैसे कि ये आपका फर्स्ट एंट्री 1 है, फिर 0 और ये आपका 0 फिर 1, तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस होगा और ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ऑर्डर का अंतर है। देखिए ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम। आपने यहाँ पर क्रम चेंज कर दिया है, पहले आपने इसे 1 बनाया है और x को 0 लिया था, तो ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि आपको लाइन बाय लाइन चलना है। फॉर एग्जांपल आपके पास x, y और z ये आपका वेक्टर स्पेस है, ये आपका वेक्टर स्पेस है R³ ओवर R। अगर आप इसका स्टैंडर्ड बेसिस लिखते हो तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस है ना। सारी एंट्रीज 0 या फिर 1 है और देखिए एक एंट्री 1 बाकी सारी एंट्री 0, यहाँ पर मिडिल एंट्री 1 बाकी सारी एंट्री 0, फर्स्ट एंट्री 1 बाकी सारी एंट्री 0, ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस है। बट ये ऑर्डर्ड नहीं है। ऑर्डर्ड में क्या होता, आपको सबसे पहले फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना है, बाकी सारी एंट्रीज को 0, फिर देन और फिर ये होता। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, स्टैंडर्ड बेसिस और स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर होता है, वो होता है ऑर्डर का। आपको क्रम को नहीं बदलना है, लाइन बाय लाइन 1 और फिर 0 बनाना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम R ओवर R में बेसिस फाइंड करते हैं। आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें R² ओवर R या फिर R³ ओवर R में बेसिस फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब है R ओवर R में बेसिस किस तरीके से होंगे। देखिए वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ध्यान रखिएगा ये जो R है वो ये वाले है। ओके, अब एक सेट S है, सेट में मैंने एक एलिमेंट ले लिया T। अभी मुझे पता नहीं कि T क्या है, मैंने अभी इसे एक मान लिया कि वो T एलिमेंट है और LS क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू T सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू R। अब ये R कहाँ का एलिमेंट है, आपके फील्ड का। ध्यान रखना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ये दोनों R में। ये जो X है, X बिलोंग्स टू R वेक्टर स्पेस के, ये आपका सेट का एंट्री की बात कर रहा है वो। ओके, और यहाँ पर जब हम LS लेते हैं तो स्केलर हम फील्ड्स लेते हैं, तो यहाँ पर जो R है वो आपका ये वाला R है, फील्ड वाला। ओके, तो अब मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक सेट, किसी सेट में एक एलिमेंट है और अगर वो नॉन जीरो है तब वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि T क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब ये आपका Li हो गया, सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट ऑलवेज Li। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर ये लीनियर स्पैन पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर आ जाए तो ये आपका बेसिस हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए T को मैं कुछ भी एलिमेंट लेता हूँ नॉन जीरो, मान लीजिए मैंने T को ले लिया 1, ठीक है। अगर मैं T को 1 ले लेता हूँ तो मेरा ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1, दैट मीन्स अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, रियल नंबर में। तो देखिए अल्फा की चॉइस क्या है, रियल नंबर से, यहाँ पर एक्स की चॉइस रियल नंबर से है। अब आप कुछ भी एलिमेंट बताइए वेक्टर स्पेस का, उसे आप इसकी हेल्प से बना सकते हो ना। आप वही अल्फा ले लेना, वो आपका क्या हो जाएगा, पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये जो सेट है वो आपका बेसिस हो गया। इसी प्रकार अगर आप एस को 2 ले लेते हो तो ये आपका चेंज हो जाएगा 2 अल्फा में। अब अगर आपके पास कुछ भी एलिमेंट आपको बनाना है, मान लीजिए आपको बनाना है 3 बिलोंग करेगा आपके वेक्टर स्पेस में, 3 बिलोंग करेगा। मुझे अगर 3 बनाना है तो मैं अल्फा की वैल्यू ले लूंगा 3/2, तो यहाँ पर मेरे पास 3 भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि कोई सा भी एक नॉन जीरो नंबर, सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो अगर आप नंबर लेते हो तो वो आपका बेसिस बन जा रहा है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस की बात करूँ तो वो क्या होगा, वो सिर्फ 1 होगा। देखिए यहाँ पर आपको 1 पुट करना है, बाकी एंट्री 0 पुट करना है। यहाँ पर आपके पास तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, एक ही वेरिएबिलिटी है, तो यहाँ पर आप सिर्फ 1 लेंगे तो 1 आपका बेसिस हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा। और स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस भी 1 ही होगा क्योंकि इसके पास और एलिमेंट्स तो है नहीं। अब देखिए बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए अगर मेरे पास S में 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो अगर मैं इसका लीनियर स्पैन लेता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 2 सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब
क्या ये सेट मेरा बेसिस होगा? तो देखिए सबसे पहले आप इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कीजिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर इंटू स्केलर इज इक्वल टू सेकंड वेक्टर। अगर आप फर्स्ट वेक्टर की हेल्प से सेकंड वेक्टर को बना पाते हो तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और अल्फा की चॉइस आपकी कहाँ से है, रियल नंबर से है। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर लोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब ये क्या हो गया, एलडी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट में एक से अगर आप ज्यादा एलिमेंट लेते हो इस वाले वेक्टर स्पेस के लिए, तब वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको सेट में हमेशा सिंगल एलिमेंट लेना पड़ेगा, सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट, और वो आपका आर ओवर आर के लिए हमेशा बेसिस बन जाएगा। सिमिलरली क्यू ओवर क्यू के लिए भी हो जाएगा यही चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वेक्टर स्पेस दिया हुआ है सी ओवर आर। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि सी ओवर आर वेक्टर स्पेस कैसे होता है। आप इसे प्रूफ कर लीजिएगा अपने से। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, वेक्टर का स्ट्रक्चर क्या होगा, z सच दैट z बिलोंग्स टू c। अब हम जानते हैं कि z को क्या लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा इंटू बी, जहां पर a b की चॉइस क्या होती है, रियल नंबर से होती है। तो ये दोनों चीज तो सेम हो गया। अब आप इस पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर तो c लिखा था, यहाँ पर r आ गया। आपने z को चेंज कर दिया है ना a प्लस आई बी में, तो आप जो एंट्री यहाँ लोगे वो एंट्री यहाँ भी आएगी। तो दोनों सेम चीज है। ओके, तो अब अगर मैं इस सेट का लिखना चाहता हूँ बेसिस, तो ये क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, स्केलर्स को आप बारी बारी से 0 और 1 पुट कर लीजिए, वो आपका बेसिस हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू, अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, सॉरी a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, b की वैल्यू 0, तो मेरे पास क्या बचेगा 1। और अगर a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आयोटा। तो ये सेट क्या हो गया, आपका बेसिस हो गया दिस वेक्टर स्पेस के लिए। क्लियर है। अब आप एक चीज इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके पास 1 और आयोटा है तो लीनियर स्पैन ऑफ s किस तरीके से होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा आई, सच दैट अल्फा बीटा की चॉइस कहाँ से है, फील्ड से। फील्ड आपका रियल नंबर दिया हुआ है। ओके, तो अब मैं आपको कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा, अगर मैंने आपको बोला कि 2 प्लस 2 रूट 2 आई बना के बताइए, तो आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू 2 ले लेंगे, बीटा की वैल्यू 2 रूट 2 ले लेंगे। दोनों एंट्रीज तो रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो ये आपका एलिमेंट बन गया ना। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एलिमेंट बोलोगे तो उसे हम बना सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बेसिस। क्लियर है। इसके अलावा भी आपके पास बेसिस हो सकता है, ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस है। बेसिस तो आपका ये भी है 2 1 प्लस 2i, ये भी आपका बेसिस है। बेसिस यूनिक नहीं होते, मैंने आपको बताया है, बट स्टैंडर्ड बेसिस आपका ये होगा। क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये आपको c ओवर r दिया हुआ था, ये आपका c ओवर c दिया हुआ है। अब हम इसे देखते हैं इसके बेसिस एलिमेंट्स लिखने के लिए। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया a प्लस आई बी। अगर मैं, जैसे कि मैंने इसमें किया था, एक बार 1 एंट्री पुट कर लिया, एक बार 0, ये अगर करता हूं तो मेरे पास बेसिस क्या आ जा रहा है, 1 और आयोटा। ओके, तो पहले मैं ये चेक करता हूं कि क्या 1 और आयोटा आपके इस फील्ड के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको 1 इंटू अल्फा को बनाना है आयोटा। तो अब अल्फा कौन सा ऐसा चूज करोगे, अल्फा की चॉइस कहाँ से है, सी से, कि वो आयोटा दे दे। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू आयोटा ले लेंगे तो ये आपका दोनों बराबर हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ, तो मतलब ये सेट आपका बेसिस भी नहीं हो सकता। तो इसी चीज का आपको खास ध्यान रखना है। यही अंतर है आपका सी ओवर आर के बेसिस और सी ओवर सी के बेसिस में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप इसी चीज को करते 1 इंटू अल्फा बराबर आयोटा, अल्फा की चॉइस यहाँ पर कहाँ से थी, रियल नंबर से थी, बट यहाँ पर अभी अल्फा की चॉइस आपकी सी से आ चुकी है। तो इसलिए ये आपका एल आई था और स्पेनिंग सेट था, इसलिए बेसिस हो गया। ये आपका स्पेनिंग सेट तो है डेफिनेटली, लेकिन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये आपका कभी भी बेसिस नहीं हो सकता। तो इसका बेसिस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये जो एंट्री होती है 1 और 0 पुट करने वाला, उसे आप हमेशा ऐसा ही सॉल्व किया जाता है, ऐसा मत समझना। वो आपके वेक्टर स्पेस और फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1, या फिर अगर पहले मैं 1 के लिए बताता हूँ, तो देखिए अल्फा इंटू ये आपका लीनियर स्पैन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बनाना है तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई आप 1 में कर दीजिए, आपका वो एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर बेसिस क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। तो सी ओवर सी का बेसिस एलिमेंट, ऑर्डर्ड बेसिस एलिमेंट 1 होगा। ओके, स्टैंडर्ड बेसिस आपका 1 होगा। अगर आपको इसको आयोटा पुट करेंगे तो भी बन जाएगा ये जो भी एलिमेंट, जैसे कि एल एस एल आई क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू आई सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर आपको बोलता है कि आप आयोटा बना के दिखाइए, तो आप अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए। अगर आपको बोलता है कि आप
2 आयोटा बना के दिखाइए, तो अल्फा की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए। आपको बोलेगा कि 1 बना के दिखाइए, तो आप अल्फा की वैल्यू माइनस आयोटा पुट कर दीजिए, यहाँ पर बन जाएगा वो, है ना। तो इस तरीके से बेसिस आयोटा भी है, 1 भी है, सॉरी 1 है, आयोटा है, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है नॉन जीरो, वो सारे के सारे बेसिस हैं। बट अगर आपको स्टैंडर्ड बेसिस बोला जाएगा तो वो आपका सिर्फ 1 होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है मेन सी ओवर आर और सी ओवर सी के बेसिस में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको आर ओवर सी का बेसिस फाइंड करना है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉजिक से बनेगा वो क्वेश्चन। आर ओवर सी का आपको बेसिस फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।